Welcome to Selection Adda. Today we are starting a very important question which is for your upcoming exams, competitive exams for JEE. This question is taken from irrigation and hydrology. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि व्हेन द क्रॉप्स आर ग्रोइंग ऑन अ रिज रनिंग ऑन अ साइड ऑफ द डिचेस. कह रहा है जब फसल के मेड़ों पे उगाई जाती है तो उनके साइड में क्यारियाँ बनाई, एक नालियाँ बनाई जाती हैं. तो इस टाइप के इरिगेशन को क्या कहते हैं? ऐसे करके कई 5, 6, 7 क्वेश्चन हैं. तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ इरिगेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना. तो टाइप ऑफ इरिगेशन, पहला जो टाइप है वो है फ्री फ्लडिंग इरिगेशन. ठीक है ना. तो इसमें जो पहला जो हमारा आता है वो होता है, इसमें क्या करते हैं, डिचेस एक्सकेवेट करते हैं. क्या करते हैं? डिचेस एक्सकेवेट करते हैं जिसके थ्रू हम इरिगेट करते हैं पानी को. ये हमारा स्लोपी स्लोप के लिए होता है, स्लोपी ग्राउंड के लिए होता है. ठीक है ना. ये हमारा क्या होता है? स्लोपी ग्राउंड के लिए होता है. दूसरी बात इसमें क्या है कि इसे रोलिंग लैंड के लिए भी यूज़ किया जाता है. रोलिंग लैंड जहाँ पे वहाँ पर भी इस इरिगेशन का यूज़ किया जाता है. ठीक है ना. जो कि ट्रोपोग्राफिकली इरेगुलर टाइप का हो. ठीक है ना. इसकी जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है ना वो लो होती है. वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो होती है वो लो होती है. ओके. तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स जो हमारे फ्री फ्लडिंग से हैं. दूसरा टाइप का जो अपना फ्लडिंग है, दूसरा टाइप का जो इरिगेशन है वो है बॉर्डर इरिगेशन. ठीक है. तो दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि फ्री फ्लडिंग में डिचेस एक्सकेवेट करते हैं, यहाँ पे डिचेस एक्सकेवेट ना करके यहाँ पे हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे एम्बैंकमेंट्स की स्ट्रिप्स बना लेते हैं. ठीक है ना. क्या करते हैं? एम्बैंकमेंट्स की स्ट्रिप्स बना लेते हैं. ठीक है ना. अब जब स्ट्रिप्स बन जाती हैं तो क्या करते हैं, जब स्ट्रिप बन गई, जो स्ट्रिप की लेंथ करीब करीब हमारी लेंथ जो होती है वो 100 से 400 मीटर तक होती है, और इसकी जो विड्थ होती है वो रखी जाती है 10 से 20 मीटर. अब पानी इसी में फ्लो करता है, तो एक एंड से स्टार्ट होता है और लोअर एंड से जाता है. तो इसमें जो वाटर होता है वो स्लो फ्लो होता है, स्लोली फ्लो वन एंड टू लोअर एंड. ठीक है ना. अब बॉर्डर फ्लडिंग में कितना टाइम लगा इरिगेशन में, इसके लिए टाइम का एक फार्मूला ड्राइव किया जाता है. वो फार्मूला होता है y/f 2.303 log बेस 10 q माइनस का q माइनस एफ ए, जहाँ पे y हमारा जो होता है वो डेप्थ होता है और f हमारा फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होता है. फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होता है. ठीक है ना. y हमारा डेप्थ मीटर में होता है, और अगर ये भी मीटर पर सेकंड रख दें तो मीटर से मीटर कट गया और आंसर आएगा सेकंड. ऐसे ही q हमारा डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है ना. ऐसी एफ ए को जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यूनिट लेस ही रहेगा, और फाइनली मुझे जो टाइम है वो सेकेंड या आवर्स में मुझे मिल जाएगा. थर्ड टाइप की जो अपनी फ्लडिंग है वो है चेक फ्लडिंग होती है. ठीक है ना. इसमें जो वाटर स्लोली लोअर डाउन होता है और फाइनली जाके इनफिल्ट्रेट हो जाता है सॉइल में. ठीक है ना. ये जो सॉइल होता है वो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए ज़्यादा बढ़िया होता है. क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए ये बेस्ट माना जाता है. ठीक है ना. जैसे एग्जांपल के तौर पे ज्वार एंड पेडी. ठीक है ना. पेडी मतलब धान की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? धान की बात कर रहा है. और ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है. किसके केस में सुटेबल होता है?
जो चाहे ज़्यादा परमेबल सॉइल हो या लेस परमेबल सॉइल हो, दोनों टाइप की सॉइल में ये चेक इरिगेशन जो होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट टाइप का जो फोर्थ टाइप का जो हमारा इरिगेशन होता है वो होता है बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन, ठीक है ना। तो बेसिन इरिगेशन इन शॉर्ट में समझे तो बेसिन इरिगेशन से एडवांस फॉर्म होता है हमारा चेक फ्लडिंग का। तो इसमें क्या करते हैं कि स्क्वायर या सर्कुलर टाइप का बेसिन बना लेते हैं फ्लडिंग के लिए, कुछ इस टाइप का। ये इस टाइप की फ्लडिंग के लिए हम बेसिन बना लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम यहाँ इसमें पौधा लगाते हैं, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से इसमें पौधे लगा देते हैं, जिससे हमारी फ्लडिंग हो जाती है आसानी से। और ये जब इस टाइप की जो फ्लडिंग है वो मोस्ट सुटेबल होती है, किसके लिए, ऑर्किड के लिए। किसके लिए? ऑर्किड टाइप ट्रीज़ के लिए। ट्रीज़ जैसे बागान टाइप का जो हमारे बगीचे लगे होते हैं, उसमें क्या इस बेसिन इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ टाइप का इरिगेशन हमारा फ्यूरो इरिगेशन होता है। फ्यूरो इरिगेशन जिसको हम क्यारी इरिगेशन भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि खेतों में क्यारी बना के इरिगेट करते हैं कुछ इस टाइप से, और हम क्या करते हैं अपने प्लांट्स को यहाँ पे बोते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपने प्लांट्स को इस तरीके से बोते हैं और यहाँ पे पानी अपना सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस टाइप की इरिगेशन को हम बोलते हैं फ्यूरो इरिगेशंस। और जो फ्यूरो इरिगेशन में मोस्ट कॉमनली जिसके लिए यूज़ होता है वो होता है, जैसे कि पहला फसल होता है मेज़, दूसरा कॉटन, ठीक है ना, तीसरा पोटैटोज़, ठीक है, एंड ETC, ओके। और थर्ड पॉइंट इसका फ्यूरो इरिगेशन में ये भी होता है कि ये हमारा रो क्रॉप्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। छठा जो इरिगेशन टाइप है वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है ना। स्प्रिंकलर इरिगेशन, इन स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, इसे ओवरहेड इरिगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरहेड इरिगेशन भी इसको कहा जाता है, ओवरहेड इरिगेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये जो बेस्ट होती है लाइट सॉइल के लिए। कैसा? लाइट सॉइल के लिए। लाइट सॉइल मतलब सैंड, ठीक है ना। और नॉट सुटेबल नहीं होती है किसके लिए? जिसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी लो हो। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जिसकी क्या हो? लो हो, जैसे कि क्ले, उसमें जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें फव्वारे टाइप का अरेंजमेंट होता है, जहाँ पे क्या कहते हैं जो स्लोपी ग्राउंड्स होते हैं, ज़्यादा इरेगुलर ग्राउंड होते हैं, जिसमें एंडुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हिली एरियाज़ में एंडुलेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। सेवेंथ टाइप है, लास्ट टाइप का इरिगेशन होता है, वो होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, तो इसमें क्या करते हैं वाटर को डायरेक्ट रूट जोन में अप्लाई करते हैं। कहाँ? अप्लाई वाटर डायरेक्ट ऑन रूट जोन में वाटर को अप्लाई करते हैं। ये बेस्ट होता है, बेस्ट फॉर रो क्रॉपिंग। किसके लिए होता है? बेस्ट फॉर रो क्रॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। और ये ऑर्किड ट्रीज़ के लिए भी अच्छा ही होता है। ऑर्किड ट्रीज़ के लिए भी इसको अच्छा ही माना गया है, लाइक जैसे ग्रैप्स एंड अदर लाइक ग्रैप्स ETC, ठीक है ना। ये अपने पास 7 टाइप के इरिगेशन होते हैं। 8वां टाइप का इरिगेशन होता है सब सरफेस इरिगेशन। ये सेम ड्रिप इरिगेशन होता है, बट इसमें क्या करते हैं कि पानी को डायरेक्ट रूट जोन में इंजेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने स्टेटमेंट ड्रिप इरिगेशन के लिए यूज़ किया है, वैसे ही स्टेटमेंट हम सब सरफेस इरिगेशन के लिए भी यूज़ करने वाले हैं। तो ये रहे अपने टाइप ऑफ इरिगेशंस, ठीक है ना। अब ये अगर टाइप ऑफ इरिगेशंस के जो हमारे हैं उनको अगर सीख ले हो, तो आइए कुछ 5-6 क्वेश्चन उससे बनते हैं वो कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा बन रहा है, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन बन रहा है व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोइंग ऑन अ रिज। कह रहा है कि जब क्रॉप क्या है मेड़ों पे उगाई जा रही है और साइड में नालियां हो, तो इस टाइप की इरिगेशन का क्या नाम दिया गया है? तो इस टाइप की इरिगेशन का नाम दिया गया है सी फ्यूरो इरिगेशन।
दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इरिगेशन इज सुटेबल फॉर पैडी, मतलब धान के लिए सबसे बढ़िया इरिगेशन कौन सा माना गया है। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया इरिगेशन माना गया है वो कौन सा होगा, वो होगा अपने पास धान के लिए चेक बेसिन इरिगेशन। जैसा कि मैंने कहा था कि आप देख सकते हैं चेक वाले को, चेक इरिगेशन में क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए होता है और जॉर और पैडी के लिए इम्पॉर्टेंट इरिगेशन माना जाता है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है फॉर स्टैंडिंग क्रॉप्स इन एंडुलेटेड साइड। मैंने फिर से कहा कि एंडुलेटेड सैंडी फील्ड के केस में, सैंडी फील्ड की बात जब भी करेंगे तो एंडुलेटेड है, ऊबड़ खाबड़ फील्ड के लिए, और साथ ही साथ वो सैंडी भी है, तो इस टाइप की फील्ड के लिए जो इरिगेशन इंपॉर्टेंट होता है वो इरिगेशन इंपॉर्टेंट होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। बाकी की इरिगेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्योंकि नया पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, कुछ डायमेट्री भी पूछा जा रहा है जिसमें डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं स्टेट एग्जाम्स में स्पेशली, तो उसमें देखेंगे कि कहा गया है कि इसमें इस इरिगेशन में इस डायग्राम में कौन सा इरिगेशन को डिनोट किया गया है। तो इस डायग्राम में जो इरिगेशन को डिनोट किया गया है वो इरिगेशन है कौन सा है, बेसिन इरिगेशन। आप देख पा रहे हैं कि ये दो हमारे बेसिन बने हुए हैं और ये हमारी जो डिचेस बनी है वाटर सप्लाई है, और इस डिचेस के थ्रू पानी इस बेसिन में जा रहा है, ठीक है ना, इस डिचेस के थ्रू पानी बेसिन में जा रहा है। फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन दिखा है फॉर रो क्रॉपिंग मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड। तो रो क्रॉपिंग के लिए ड्रिप भी होता है और साथ ही साथ फ्यूरो फ्लडिंग का भी हम ऑप्शन देखने को मतलब फ्यूरो फ्लडिंग या फ्यूरो इरिगेशन के बारे में उसमें फ्यूरो इरिगेशन में भी हमने रो क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे ड्रिप का तो केस है नहीं, बट फ्यूरो आर अवेलेबल हियर। तो फॉर फिफ्थ क्वेश्चंस वी हैव अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी, ठीक है ना। ड्रिप होता तो फ्यूरो और ड्रिप दोनों ही हो जाता। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे द मेथड ऑफ इरिगेशन यूज फॉर आर्कैड। आर्कैड की बात जब भी करेंगे तो आर्कैड मतलब ऐसे जो बागीचे टाइप के जो पौधे होते हैं उसमें किस टाइप की इरिगेशन का यूज किया जाता है, तो बेस्ट ऑप्शन इज बेसिन इरिगेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, बेसिन इरिगेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। अब बात आता है ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग। तो ऐसा राइस के लिए पूछ रहा है वैसे, पर मुझे पता होना चाहिए कि ऑप्टिमम डेप्थ क्या होती है, कोर वाटरिंग डेप्थ क्या होती है। तो आइए समझते हैं एक डायग्राम से, ठीक है ना। आइए समझते हैं डायग्राम से। तो डायग्राम में फर्स्ट वाटरिंग करते हैं। फर्स्ट वाटरिंग पहले होता है किसी भी फील्ड में, फिर हमारा होता है लास्ट वाटरिंग। क्या होता है, लास्ट वाटरिंग। लास्ट में फिर क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाटरिंग के बाद में फसल को बोते हैं, सोइंग करते हैं, बोते हैं। सोइंग के बाद जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और तो पौधा बड़ा होने के बाद उसे फुल ग्रोथ लेने के लिए, फुल ग्रोथ होने के लिए जितना डेप्थ ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, फुल ग्रोथ के लिए, फुल ग्रोथ के लिए कितना डेप्थ ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, उस डेप्थ को बोलते हैं कोर वाटरिंग डेप्थ, कोर वाटरिंग डेप्थ, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि जब पौधा कुछ सेंटीमीटर हो जाए उस टाइम से लेके लास्ट वाटरिंग के बीच में जितने डेप्थ ऑफ वाटर उसे ज़रूरत है उस पौधे के फुल ग्रोथ के लिए, वो डेप्थ जो हमारी होती है वो होती है कोर वाटरिंग। और कुछ टर्म्स कोर वाटरिंग पढ़ ही लिए हैं तो और सब टर्म भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग के बीच के ड्यूरेशन को बोलते हैं बेस पीरियड। क्या बोलते हैं, बेस पीरियड, और इसे डे में मेजर किया जाता है। ऐसे ही सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग के बीच को बोलते हैं हम क्या, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग के बीच के पीरियड को हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड। क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड, ठीक है ना। इसको भी डे में मेजर किया जाता है। अब इस डायग्राम से हमने देखा कि कैसे क्या होता है क्रॉप पीरियड को, क्या होता है बेस पीरियड। बट मुझे जो नॉर्मली जिसकी ज़रूरत है, मोस्ट ऑफ द टाइम जिसकी ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन में, वो है बेस पीरियड, ठीक है ना। बेस पीरियड क्योंकि वी आर इंजीनियर्स, तो हमें क्या करना है कि एस्टिमेट करना होगा कितना वाटर लगेगा। हमसे इससे मतलब नहीं है कि कब वो बोया है और कब वो काटा जाएगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि कब मैंने फर्स्ट अप्लाई करना है और कब मैंने
लास्ट अप्लाई करना है, तो मुझे मतलब है बेस पीरियड से ओनली। तो अब आइए देखते हैं कोर वाटरिंग डेप्थ की बात करें तो 90 होता है राइस के लिए, 13.5 होता है वीट के लिए, और 16.5 सेंटीमीटर होता है शुगर केन के लिए। किसके लिए? शुगर केन के लिए। नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन फॉर क्रॉप मे बी डिफाइंड एज। किसी भी फसल के लिए प्रभावी वर्षा को कैसे परिभाषित करें, ठीक है ना। किसी भी फसल के लिए प्रभावी वर्षा की बात कर रहे हैं तो ऐसा पानी जो फुल्ली यूटिलाइज हो सके, ठीक है ना, उसके क्रॉप में, क्रॉप की ग्रोथ में उस भागीदारी रहे। तो ऐसा कौन सा होगा? तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर आंसर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस लॉस ऑफ ड्यू टू इवेपोरेशन। हाँ, दिस इज अ स्टेटमेंट इज राइट, but we are discussing all options, so move on a next option also here. The total precipitation minus loss of infiltration due to infiltration, तो माइनस करना है, टोटल प्रेसिपिटेशन से इनफिल्ट्रेशन को माइनस करना है, तो ये सुटेबल नहीं है क्योंकि इनफिल्ट्रेशन की बात कर रहा है। तो इनफिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट वाटर लॉस्ड ही है, ठीक है ना, वाटर लॉस्ड ही है, बट ये सॉइल में वाटर लॉस हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। टोटल प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, मैंने कहा था कि अपने को बेस पीरियड से मतलब है, क्रॉप पीरियड से अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अवेलेबल वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल विद इन अ रोड जोन, ये ऑप्शन भी अपने को करेक्ट नहीं है। तो फॉर द 8 क्वेश्चंस वी हैव अ राइट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन ए। नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th। 9 नंबर का क्वेश्चन हम बात करें तो द ड्यूटी इज अ लार्जेस्ट ड्यूटी किसकी होने वाली है, ठीक है ना। लार्जेस्ट ड्यूटी किसकी होने वाली है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द ड्यूटी। ड्यूटी क्या है उसको जानना पड़ेगा। तो ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी होता है, ड्यूटी जिसको डिनोट करते हैं डी से, और डी होता है हेक्टेयर पर क्यूब में। कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब में कितना हेक्टेयर फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जाते हैं, फिर एंडिंग पॉइंट आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे क्या करना है। तो पहले होती है अपनी रेगुलेटर, और रेगुलेटर से निकलती है मेन कैनाल। क्या निकलती है? मेन कैनाल, और मेन कैनाल से जुड़ा होता है ब्रांच कैनाल, ठीक है ना, ब्रांच कैनाल। और ब्रांच कैनाल से जुड़ा होता है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से जुड़ा होता है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से जुड़ा होता है अपना वाटर कोर्स, और वाटर कोर्स से जुड़े होते हैं आउटलेट्स, और आउटलेट से जुड़ा होता है अपना फील्ड। ये डायग्राम अपने पास होता है। तो मेन कैनाल, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ डिस्चार्ज, तो एक यूनिट डिस्चार्ज में हम कम एरिया कवर करते हैं कि कैनाल कितने ही एरिया में बना होगा, ठीक है ना। ऐसी ब्रांच, मेजर, डिस्ट्रिक्ट, माइनर एंड वाटर सेट। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा ड्यूटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ड्यूटी अवेलेबल होती है फील्ड पे, फिर होती है आउटलेट पे, फिर होती है माइनर पे, फिर होती है मेजर पे, फिर होती है ब्रांच पे, फिर होती है मेन में। तो सबसे ज़्यादा ड्यूटी कहाँ होगी? फील्ड पे होगी। तो ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीप रूटेड क्रॉप। गहरी जड़ों वाला पौधा कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर रूट जोन। नॉट फॉर मोर डिस्कशन रिक्वायर्ड फॉर दैट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैलो रूटेड, यानी जो कम गहरी, ठीक है ना, कम गहरी जड़ वाली क्रॉप कौन सी होती है? तो ओनियन इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है रेशियो ऑफ द टोटल वाटर डिलीवर टू द क्रॉप एरिया ऑन विच हैज बीन स्प्रेड इज कॉल्ड, ठीक है ना। फसल को क्षेत्र में दिए गए पानी की कुल मात्रा जिस पे क्षेत्र के फसल को फैलाया गया है उसके अनुपात को क्या कहा जाता है। इस केस में पहले देखिए वॉल्यूम की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? वॉल्यूम की बात कर रहा है, अपॉन में एरिया की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब अपॉन में मीटर स्क्वायर। जब काटेंगे तो यूनिट आएगा मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है ना, या mm मान लो, या mm। तो ये डिनोट करता है डेप्थ को। अब आते हैं डेप्थ की बात। तो ग्रुप पौधों की ग्रोथ की बात कर नहीं रहा, तो कोर वाटरिंग तो बिल्कुल नहीं होना है, ड्यूटी की बात नहीं होना है, ड्यूटी भी नहीं हो सकता है, प्लस हो क्या सकता है, बेस पीरियड टाइम है, ये नहीं हो सकता। तो हमसे आंसर डी इज करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन इज डेल्टा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है मोस्ट सुटेबल केमिकल विच कैन अप्लाइड
ऑन अ वाटर सरफेस रिड्यूसिंग द वाइपोरेशंस, इवापोरेशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए सरफेस पे क्या हमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, क्या अप्लाई किया जाता है। तो इसका जो और राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जो हमारा है वो सिटाइल एल्कोहल। और सिटाइल एल्कोहल जो है वाइट वैक्सी क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी होता है और प्लस पाउडर फॉर्म में भी मुझे अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में है रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। तो अगर डेल्टा की बात करो तो डेल्टा का यूनिट मीटर में दिया हुआ है और ड्यूटी का ये दिया हुआ है हेक्टेयर्स पर क्यूबिक में, ठीक है ना, और बेस पीरियड डे में दिया हुआ है। तो इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है 8.64 बी अपॉन में डी, ठीक है ना। दिस एक्सप्रेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दैट क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं, द एवरेज डेल्टा ऑफ राइस क्रॉप इज नियरली। एवरेज डेल्टा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एवरेज डेल्टा की बात कर रहा है। तो राइस के केस में, ठीक है ना, राइस के केस में अगर बात करें तो राइस के केस में बात करें तो राइस के केस में 120 सेंटीमीटर होता है राइस के केस में, ठीक है ना। बट हम यहाँ सारे ही ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं। पहला है हमारा राइस के केस में, राइस के केस में जो डेल्टा होता है वो 120 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा है शुगर केन, क्या है, शुगर केन में भी 120 सेंटीमीटर ही होता है। फ्रूट्स के केस में ये 60 सेंटीमीटर होता है। वेजिटेबल के केस में 45 होता है। वैसे ही वीट के केस में हमारा ये 40 होता है और हमारा फिर पीस के केस में हमारा 15 होता है। अब क्योंकि डेल्टा की बात कर लिए हैं तो ड्यूटी की भी बात करेंगे, और ड्यूटी में जब बात करेंगे तो आएगा शुगर केन सबसे पहले ही आ जाएगा। तो शुगर केन का होता है ड्यूटी 730 हेक्टेयर पर क्यूबिक। वैसे ही राइस के लिए होता है 775 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ऐसे ही हमारा वीट के लिए 1800 हेक्टेयर, और लास्ट में होता है अपना फेदर के लिए होता है हमारा 200 हेक्टेयर पर क्यूबिक। देख पा रहे हैं, क्योंकि राइस का तो हम जानते ही है रेनी सीजन में होता है, तो रेनी सीजन में राइस का जो टाइमिंग आप जानते ही हैं कि राइस जो होता है वो जून में स्टार्ट होता है और एंड होता है अक्टूबर में। अगर मैं वीट की बात करूं तो वीट हमारा नवंबर में स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 6 महीने बाद, ठीक है ना। तो मार्च में, ठीक है ना, ये मार्च में, तो नवंबर में स्टार्ट होता है और मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। सोइंग होती है नवंबर में और हार्वेस्टिंग होती है मार्च में। शुगर कैन को एवरग्रीन माना जाता है, वो कभी भी बोवाया जा सकता है, ठीक है। तो 120 होता है राइस के लिए, और बाकी का कोई डाटा मैच नहीं कर रहा है तो ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी, डेप्थ एंड बेस पीरियड, ठीक है ना। तो यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द यूनिट। तो यूनिट चेक करें तो डेल्टा हमारा मीटर में है और ड्यूटी हमारा हेक्टेयर पर क्यूबिक में है और बेस पीरियड इन डे में है। तो जाहिर सी बात है जो एक्सप्रेशन आने वाला है वो 8.64 बी अपॉन में डी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑन एबव क्वेश्चन। सेंसिटिविटी की बात करें, रिजिड मॉड्यूल्स की में सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें सबसे पहले अपने को आउटलेट्स जानने पड़ेंगे कि आउटलेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो आउटलेट्स है वो होता है नॉन मॉड्यूलर टाइप, ठीक है ना। दूसरा आउटलेट्स जो अपने होते हैं वो है सेमी मॉड्यूलर टाइप। लास्ट में जो थर्ड होता है वो होता है मॉड्यूलर या रिजिड मॉड्यूलर या और रिजिड आउटलेट, ठीक है। इसमें फ्लो की बात करें तो पहला टाइप का जो हमारा मॉडल जो आउटलेट है वो होता है नॉन मॉड्यूलर टाइप आउटलेट। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज आकर जो होता है वो हमारा वाटर लेवल डिफरेंस की वजह से होता है। किसके वाटर लेवल डिफरेंस की वजह से, डिस्ट्रीब्यूटरी वाटर लेवल डिफरेंस और हमारा वाटर कोर्स
वाटर कोर्स वाटर लेवल डिफरेंस की वजह से डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो मॉडुलर्स होते हैं वो हमारे नॉन मॉडुलर टाइप के आउटलेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम ओपन स्लूइस, ड्रोन पाइप। ये एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ड्रोन पाइप आउटलेट ईटीसी, ठीक है ना। सेमी मॉड्यूलर टाइप आउटलेट्स में क्या होता है कि जो डिस्चार्ज होता है वो वाटर कोर्स के वाटर लेवल से इंडिपेंडेंट होता है, बट डिस्चार्ज इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी लेवल ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो जो क्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेड, और जो हेड होता है ये डिस्ट्रीब्यूटरी का होता है। किसका होता है? डिस्ट्रीब्यूटरी वाटर लेवल। किसका होता है? डिस्ट्रीब्यूटरी वाटर लेवल, ठीक है ना। अब इसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो पाइप आउटलेट्स यूज होते हैं इसमें नॉन मॉड्यूलर टाइप में, पाइप आउटलेट्स। साथ ही साथ इसमें ओपन स्लूइस होते हैं, ओपन फ्लूम्स। नेक्स्ट हमारा होता है वेंचुरी फ्लूम्स। तो कभी कभी ये नाम देके आउटलेट्स के टाइप पूछ लेता है, तो ये आपको नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो टाइप का जो हमारा आउटलेट है वो है मॉडुलर या रिजिड टाइप आउटलेट। और इस आउटलेट में क्या है कि डिस्चार्ज जो है वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है ना, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, ये फिक्स्ड होता है। डिस्चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है, बट एक सर्टेन लिमिट तक कांस्टेंट होता है। इसका एग्जांपल, जो पहला एग्जांपल है वो है गिब्स मॉड्यूल्स, और दूसरा जो एग्जांपल है वो है खन्नास मॉड्यूल्स, खन्ना मॉड्यूल्स। इसके नाम से ही कुछ अलग ही नाम है इसके, तो पहचानने में आसानी भी होगी कि कैसे होता है। अब इनके पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला पैरामीटर है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इट इज अ रेशियो बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन अ वाटर कोर्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन अ डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है ना। तो क्या होता है? एफ बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन आउटलेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटरी। तो आउटलेट की बात करें तो माना मैंने आउटलेट्स ऑरिफिस टाइप लगाया है, तो क्यू की वैल्यू ए इंटू वी, और ए बराबर ये हो जाएगा वी विल बी 2GH, ठीक है ना। तो 2GH की बात आएगी, और हेड की पावर कितना हो जाएगा? 1/2। तो क्यू विल बी द सी, एच की पावर m, और जहां m बराबर हो जाएगा 1/2। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी में, तो Q बराबर हो जाएगा k की पावर y पे और n। तो फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में जो हमारा वेलोसिटी होगी, जो हमारा क्या है डिस्चार्ज होगा, वो हेड के 5/3 प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। यू कैन सॉल्व, जब वाइड रेक्टेंगुलर मानोगे तो r बराबर y को पुट करोगे, और v के फॉर्मूला हम बनते तो 1/n, r की पावर 2/3, s की पावर 1/2, r की पावर y रखोगे, और एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें भी एक y होगा, उसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू 5/3 होती है। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारा है वो है प्रोपोर्शनैलिटी। बहुत बारीक क्वेश्चन पूछा था इसका, प्रीवियस ईयर एसएससी जेई में क्वेश्चन इसका आया था। तो प्रोपोर्शनैलिटी कुछ भी नहीं होता है। प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर कोर्स बराबर हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी डी क्यू बराबर हो जाता है क्यू, यानी डी क्यू बराबर कौन में क्यू। इस केस में मतलब क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी बराबर 1 हो जाता है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी बराबर 1 है तो वेयर कौन सा होगा? प्रोपोर्शनल वेयर होगा। अगर f 1 से ज़्यादा है तो कौन सा होगा? हाइपर प्रोपोर्शन होगा, और 1 से कम है तो मतलब कौन सा होगा? सब प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। अगला जो पैरामीटर है जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है सेटिंग जो हमारा होता है वो रेशियो होता है हेड इन आउटलेट अपॉन में हेड इन डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है ना। तो अगर सेटिंग की बात करें, एक नॉर्मल सेटिंग की बात करें विद वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के केस में, तो उसमें आता है 1/2 अपॉन में 5/3, ठीक है ना। और 1/2 5/3 करोगे तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं क्या आएगा, आप खुद ही कर लें। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3, तो आप देखेंगे
की जो सेटिंग की वैल्यू आएगी वो 0.3 होने वाली है। नेक्स्ट पैरामीटर सेटिंग के बाद हमारा जो अगला पैरामीटर है वो हमारा होता है सेंसिटिविटी। क्या होता है? सेंसिटिविटी। ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी होती क्या है? तो सेंसिटिविटी इट इज अ रेशियो बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन आउटलेट अपॉन में रेशियो रेट ऑफ चेंज ऑफ हेड इन डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है ना। तो हेड इन डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करें तो Q बराबर होता है K और Y की पावर होता है N। ठीक है ना। तो Q को करोगे डिफ्रेंशिएट डी क्यू अपॉन में Q और हो जाएगा K1 Y की पावर N माइनस का 1। ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, डी क्यू और ये होता है डी वाई। ठीक है ना। तो डी क्यू अपॉन में क्यू बराबर हो जाएगा के एन वाई की पावर एन माइनस 1 अपॉन में डी वाई और नीचे वाई की पावर एन। इसको जब सॉल्व करोगे तो डी क्यू अपॉन में क्यू और ये बराबर हो जाएगा एन और डी वाई अपॉन में वाई। तो डी वाई अपॉन में वाई बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन में क्यू अपॉन में एन। जब यहाँ पुट करोगे तो एस बराबर हो जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो एस बाई एन होती है, जहां एन हमारा क्या है? फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? डिस्ट्रीब्यूटरी का, डिस्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। ठीक है ना, फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की। तो सेंसिटिविटी अगर मैं नॉन रिजिड टाइप कहूं तो वहां डिस्चार्ज चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। तो डिस्चार्ज वहां चेंज नहीं होगा और इसमें हेड चेंज नहीं होगा, तो सेंसिटिविटी बराबर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और सेमी मॉड्यूल के केस में जो सेंसिटिविटी होगी वो लेस देन 1 होगी। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द स्टेट ऑफ सॉइल व्हेन प्लांट फेल टू एक्सट्रैक्ट द सफिशिएंट वाटर देयर रिक्वायरमेंट। मृदा की वह स्थिति जब पौधे अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी खींच नहीं पाते हैं। ऐसा पॉइंट जो जहां पर पानी को खींच नहीं पाते हैं, तो उस पॉइंट का नाम होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब बात आती है कि कौन कौन से जगह पे पानी को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो पहला जो टर्म इसमें इंट्रोड्यूस होता है वो होता है फील्ड कैपेसिटी का। किसका होता है? फील्ड कैपेसिटी का। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बाय द सॉइल। ठीक है ना, किसी भी सॉइल में वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। अब कितना वाटर यूज में लेती है कोई क्रॉप्स, तो वो जितना मॉइस्चर अवेलेबल होता है प्लस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो कि बराबर होता है फील्ड कैपेसिटी के। ठीक है ना। तो ये पानी वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वाटर extract by crop, but this water not extract, this water not capable to extract। ठीक है ना, ये वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो इसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और भी एक वाटर होता है जिसको बोलते हैं रेडियली अवेलेबल पॉइंट, रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है ना, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, ये क्या होता है? अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट का 75% होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है अपने एसएससी के एग्जाम्स में, अदर स्टेट जे एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द कैनाल विच कैन इरिगेटेड ओनली वन साइड। ठीक है ना, ऐसा कौन सा कैनाल है जो वन साइड को इरिगेट कर सकता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है वाटर सेट कैनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिज कैनाल बोलते हैं, सॉरी रिजिड नहीं, रिज कैनाल बोलते हैं, रिज कैनाल बोलते हैं। रिज कैनाल जो होता है वो हमारा इरिगेट कर सकता है बोथ साइड ऑफ द बोथ साइड, दोनों ही साइड पे इरिगेट कर सकते हैं। कंटूर कैनाल कैन ओनली इरिगेट ऑन वन साइड, बट ये जो हमारा होता है पैरेलल टू कंटूर लाइन होता है। साइड स्लोप ऑल्सो कैन इरिगेट वन साइड, जो साइड स्लोप वाला कैनाल होता है ना वो भी एक साइड को इरिगेट कर सकता है, बट ये राइट एंगल होता है कंटूर लाइन का। तो यहाँ पे दो आंसर बनते हैं, पहले ये बी भी सही है और सी भी सही है। यहाँ कंडीशन नहीं दिया हुआ कि पैरेलल है या राइट एंगल है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा उसको देखना है। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? हेडवर्क डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रांच कैनाल, ये नहीं हो सकता है, सॉरी फॉर दैट।
ये नहीं हो सकता। हेडवर्क, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर, ठीक है ना, माइनर, ये भी नहीं हो सकता है। हेडवर्क, मेन कैनाल, कैनाल, माइनर, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये भी नहीं। ये हेडवर्क, हेडवर्क, ब्रांच कैनाल, मेन कैनाल, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि मेन कैनाल के बाद ब्रांच, फिर माइनर, डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर फिर माइनर होता है। तो फॉर दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 और 21 कह रहा है स्क्वायर डेप्थ डी इज ड्यूरिंग द फ्लड मे बी कैलकुलेटेड बाय लेसिस इक्वेशन। लेसिस इक्वेशन के द्वारा जो हमारा डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ स्कोर डेप्थ जो कैलकुलेट करते हैं वो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है एक्चुअली। तो ये फॉर्मूला होता है 0.47 अपान क्यू अपान में एफ की पावर 1/3। हेंस द सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कैनेडी स्टोरी क्रिटिकल वेलोसिटी वी नॉट मीटर, ठीक है ना, जैसे हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। कैनेडी के अनुसार एक चैनल में मीटर क्रांतीय वेग वी नॉट है, वह मध्य वेग के चैनल में लिस्टेड निर्घर्षण से मुक्त रखता है, इसका मान दिया गया है, ठीक है ना। तो m एक क्रांतिक अनुपात है। तो इसमें क्या करते हैं, एक वेलोसिटी का एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था। जो फॉर्मूला था v नॉट इज इक्वल टू 0.55 my की पावर 0.64, जहां पे m जो था वो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो था। क्या था? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो था, जिसको m से डिनोट किया गया था। और जो m की वैल्यू थी वो वैल्यू थी 0.721 थी फॉर स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, या फाइनर कह सकते हो, फाइनर पार्टिकल्स के लिए। और m बराबर 1 था मेरा स्टैंडर्ड के लिए, और m बराबर 1 से लेके 1.2 था हमारा कोर्सर के लिए। किसका था? कोर्सर पार्टिकल्स के लिए था, ठीक है ना, कोर्सर पार्टिकल्स के लिए था। तो एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट था वो आरजी कैनेडी ने, ठीक है ना, आरजी कैनेडी ने परफॉर्म किया था, ठीक है ना। ये आरजी कैनेडी ने परफॉर्म किया था, और ये किस पे परफॉर्म किया था? अपर बारी डॉग, अपर बारी डॉग, जो कि पंजाब में स्थित है एक कैनाल, उस पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब जो आरजे कैनेडी सर थे वो एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर थे। तो जब उन्होंने अपर बारी डॉग पे निरीक्षण कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि इस कैनाल में सिल्टिंग इन स्कोरिंग हो ही नहीं रही है, किसी टाइप से सिल्टिंग स्कोरिंग नहीं हो रही है। फिर उसका एनालिसिस किया तो उन्होंने एक एम्पेरिकल फार्मूला जनरेट किया। जो एम्पेरिकल फार्मूला था v नॉट इज इक्वल टू 0.55 my की पावर 0.64, ये वेलोसिटी थी। और इस वेलोसिटी को कंपेयर किया था कटर्स गैंगवर्ड्स फार्मूला से। किसे कंपेयर किया था? कटर्स गैंगवर्ड्स फार्मूला से कंपेयर किया। फिर उन्होंने फाइनल रिजल्ट्स निकाले थे। कंपैरिजन के बाद, ट्रायल एंड एरर के बाद एक एग्जैक्ट वेलोसिटी कंफर्म कर दी गई थी किसी भी कैनाल के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 0.55 m d की पावर 0.65। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द टाइप ऑफ लॉसेस इन कैनाल आर। तो ट्रांसपायरेशन लॉस यस होते हैं क्योंकि अनलाइन कैनाल में होते हैं। इवापोरेशन लॉस ऑफ कोर्स होते हैं। सीपेज लॉस होता है। एब्जॉर्प्शन लॉस, सीपेज लॉस इसलिए होता है अगर कैनाल लाइंड होगी तो कोई लॉसेस नहीं होंगे, अगर अनलाइंड होगी तो लॉसेस होंगे। तो यहाँ ऐसा कुछ दिया ही नहीं है लाइंड अनलाइंड, तो हेंस सारे ही लॉसेस अगर होंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट क्वेश्चन फॉर दैट, करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। कैनेडी स्टेब्लिश द आइडिया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऊपर वाला क्वेश्चन, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द नाइदर सिल्डिंग नॉन स्कोरिंग के केस में जो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो रेशियो था वो क्या होगा, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा m की वैल्यू को अगर मैं याद करूं तो m बराबर, चेक हमारा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो m की वैल्यू थी वो 0.721 थी हमारा फाइनर पार्टिकल्स के लिए, फाइनर पार्टिकल्स के लिए। और m की वैल्यू 1 थी हमारा स्टैंडर्ड के लिए। और m की वैल्यू 1 से लेके 1.2 था हमारा कोर्सर पार्टिकल के लिए, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन थी। तो स्टैंडर्ड पार्टिकल्स का अगर मैं मतलब ध्यान से देखूं तो क्या है कि ऐसा पार्टिकल्स, ऐसा मतलब रेशियो वेलोसिटी का जहां पे सिल्टिंग स्कोरिंग ना हो रही हो। तो इस केस में अगर मैं राइट आंसर की तरफ मूव करूं तो वो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन
सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। 26 की बात करूं, अ कंटूर कैनाल। मैं इससे पहले भी कंटूर कैनाल को डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ऑफ कोर्स आंसर सी इज द राइट आंसर। ये कंटूर कैनाल की एक क्वालिटी होती है कि ये वन साइड इरिगेट करता है और ये हमारा कंटूर लाइन के पैरेलल होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। 27 की मैं बात करूँ, सिल्ट इंजेक्टर आर प्रोवाइडेड एज अ सिल्ट कंट्रोलिंग डिवाइस। तो हेड रेगुलेटर की बात करूँ, हेड रेगुलेटर हमारा बना होता है कुछ इस शेप में, जी बीच में हमारा वेयर लगा होता है। तो अगर ये अप स्ट्रीम साइड है और ये हमारी डाउन स्ट्रीम साइड है, ठीक है ना। तो हेड रेगुलेटर में जो सिल्ट इंजेक्टर होते हैं, जो सिल्ट का निष्कासन करता है, वो डाउन स्ट्रीम में वेयर से कुछ दूरी पे सिचुएटेड होता है, ठीक है ना। जो वेयर से कुछ दूरी पे सिचुएटेड होता है ऑन अ डाउन स्ट्रीम साइड में, ठीक है ना। जो क्या करता है, सिल्ट को निष्कासित करता है उस मतलब कि उस फ्लो से, उस मतलब उस कैनाल से। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, डाउन स्ट्रीम ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, डिवाइस इज यूज फॉर रिमूविंग द एक्सेस सेडिमेंट फ्रॉम एंटरिंग द कैनाल। तो उस डिवाइस का नाम बताना है। इस हेड रेगुलेटर में एक और डिवाइस का यूज किया जाता है जो एक्सेस सेडिमेंट को कैनाल में इंटर होने से रोकता है। उस डिवाइस का क्या नाम है? तो उस डिवाइस का नाम है सिल्ट एक्सक्लूडर। और सिल्ट एक्सक्लूडर जो होता है, सिल्ट अवरोधक हिंदी में बोलते हैं इसको, ये जो होता है वो अप स्ट्रीम साइड पे लगा होता है। कहाँ लगा होता है? अप स्ट्रीम साइड पे। सिल्ट एक्सक्लूडर क्या हो जाएगा? सिल्ट एक्सक्लूडर, ठीक है ना। ब्लिंक्स थ्योरी ऑफ सीपेज एज्यूम्स। तो ब्लिंक्स थ्योरी जो सीपेज एज्यूम्स थे, उन्होंने कोई भी वेटेज नहीं दिया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप्स को, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में, ग्रोनी आर जनरली बिल्ट। तो ग्रोनी हमारी परपेंडिकुलर भी होती है, ग्रोनी हमारी क्या परपेंडिकुलर भी होती है। ग्रोनी हमारा एंगल अप स्ट्रीम साइड और एंगल ऑन डाउन स्ट्रीम साइड, दोनों साइड पे होती है। तो इसका ऑल ऑफ एबव राइट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रन ऑफ इन एमकेएस। एमकेएस में रन ऑफ की यूनिट क्या होगी, ठीक है ना। एमकेएस में रन ऑफ की यूनिट क्या होगी? तो अगर मैं इसकी बात, तो राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं रन ऑफ की, ठीक है ना। तो रन ऑफ एक ऐसा वाटर होता है जो फ्री होता है फ्लो के लिए, फ्री फॉर फ्लो, ठीक है ना। ऐसा वाटर का डेप्थ जो फ्री होता है फ्लो के लिए, ठीक है। अब जो फ्री है अगर फ्लो के लिए, तो एक डेप्थ ही है, और जब डेप्थ की बात आएगी तो डेप्थ जो होगी वो मीटर में मेजर होगी, सॉरी सेंटीमीटर में, मीटर में या में, ठीक है ना। अब कितने सेकंड में, पर सेकंड की बात कर रहा है, तो कितने सेकंड या आवर्स में, तो ये सेकंड में नीचे कर ले। तो एमकेएस में ऐसी कोई यूनिट ढूंढनी है जो मीटर में हो, ठीक है ना। तो ये क्यूबिक में है, नहीं हो सकता। क्यूबिक मीटर है, नहीं हो सकता। स्क्वायर मीटर है, नहीं हो सकता। तो राइट आंसर फॉर डी फॉर दैट क्वेश्चन। रन ऑफ कैन बी डिस्क्राइब एज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल दैट। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि रन ऑफ किस टाइप का वाटर होता है। तो ऐसा वाटर जो फ्री होता है फ्लो होने के लिए। अ ग्राफ विच डिस्चार्ज ऑन अ वाई एक्सिस एंड करस्पॉन्डिंग टाइम इन एक्स एक्सिस। ऐसा ग्राफ जिसपे समयांतराल एक्स एक्सिस पे हो और जो डिस्चार्ज हो वो वाई एक्सिस पे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। क्या बोलते हैं? हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ जो है वो क्या है? एल आर सरमन द्वारा इन्वेंट किया गया था। कब इन्वेंट किया गया था? 1432 में, ठीक है ना। एल.आर. सरमन द्वारा इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, फॉर हाई फ्लड एस्टिमेट्स एवरेज वैल्यू ऑफ डिकेन कांस्टेंट सी। सी का जो एवरेज वैल्यू है वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सी का एवरेज वैल्यू में ये काफी कंफ्यूजियस क्वेश्चन है एक्चुअली। तो सी का वैल्यू फॉर प्लेन टेरेन के लिए होता है 2 to 5.6, ठीक है ना, 5.6। फॉर हिली एरियाज के लिए होता है 14 to 28, ये अपने पास होता है। बट वो चाहे फॉर हाई फ्लडिंग एस्टिमेट, तो हाई फ्लडिंग एस्टिमेट के लिए जो सी की वैल्यू होती है वो 11.5 होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दैट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स चेक द ऑप्शन। रन ऑफ इंक्रीज विथ,
रन ऑफ इंक्रीज विथ, तो रन ऑफ की बात कर रहा है, रन ऑफ इंक्रीज होगा कब, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, अगर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ा दो, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या रन ऑफ बढ़ेगा, नहीं। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे मतलब कि पानी जो है वो सॉइल के भीतर परकुलेट करने स्टार्ट कर जाएगा, नीचे एंटर करना स्टार्ट कर जाएगा, मतलब पानी कम ही ना पड़ेगा फ्लो होने के लिए। तो जब पानी कम पड़ेगा तो रन ऑफ बढ़ेगा कैसे, तो इस केस में जो रन ऑफ होगा वो नहीं बढ़ेगा। तो रन ऑफ जो होगा वो इंक्रीज करेगा कब, जब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होगी फाई की वैल्यू वो क्या होगी, कम होती जाएगी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, इनफिल्ट्रेशन इंक्रीज, सॉरी, रन ऑफ इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, तो रन ऑफ इंक्रीज करेगा इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। रेन की बात करें तो बारिश होना, तो बारिश होना क्या है, बारिश होना एक्सेस की बात है, सॉरी, बारिश होना एक्सेस की बात है। तो इस केस में क्या होगा कि जब बारिश होगा तो रन ऑफ बढ़ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन। इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी भी वही चीज है, परकुलेशन की बात कर रहा है, सॉइल के बीच में वाटर का फ्लो की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत ही होगा, डी ऑप्शन भी, ऑल ऑफ दिस, ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब दूसरा एक और चीज बनता है कि अर्बनाइजेशन एक टर्म है, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या करता है, डिक्रीज कर देता है इनफिल्ट्रेशन को, इनफिल्ट्रेशन को, और जैसे इनफिल्ट्रेशन इंक्रीज हुआ रन ऑफ जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दो फैक्टर अपने को मिले, अर्बनाइजेशन एक फैक्टर मिला और दूसरा इंटेंसिटी मिला जो कि रन ऑफ को बढ़ा रहा होता है। अब मैच करेंगे, दो लिस्ट के बीच में मैच कराना है, तो वो देखना है क्या होता है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी किसके द्वारा, मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी जो होती है वो किस में शो होती है एक्चुअली, तो रेनफॉल इंटेंसिटी जो होती है वो हाइटोग्राफ में शो होती है। ये हमारा ग्राफ होता है जो टाइम और रेनफॉल इंटेंसिटी के बीच में बना होता है। आई बराबर होता है, सॉरी फॉर दैट, ये होता है, तो आई बराबर होता है सेंटीमीटर पर आर, और ये टाइम होता है आर में, और इस पे हमारा ग्राफ ड्रॉ होता है, तो इसको बोलते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी। तो ये तो थर्ड की तरफ जाने वाला है। रेनफॉल एक्सिस की बात करें, एक्सिस की बात कर रहा है तो डायरेक्ट रन ऑफ की ही बात करेगा, रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ डीआरएच की बात कर रहा है, और डीआरएच की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड होती है डीआरएच की वैल्यू, ठीक है ना। रेनफॉल एवरेजिंग की बात करें, तो रेनफॉल एवरेजिंग की बात करें तो वो आइसो हाइट की बात करता है। आइसो हाइट इज अ इक्वल पॉइंट, जहां पे रेनफॉल का एवरेज निकालते हैं तो वो क्या करता है, एक इक्वल पॉइंट प्रोवाइड कर देता है जहां पे रेनफॉल का जो डेप्थ होता है वो समान होता है। तो ये ऑप्शन मैच करेगा वन से। और मास कर्व जो है कम्युलेटिव, ये जो ग्राफ होता है वो टाइम और कम्युलेटिव डाटा, कम्युलेटिव रेनफॉल के बीच में होता है, ठीक है ना। तो ये मैच कर लिया है, तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो ए टू थर्ड, बी टू फोर्थ, और सी टू फर्स्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी कांट बी अप्लाइड टू द कैचमेंट एरिया इज ग्रेटर देन 2000 किलोमीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू एल आर सरमन के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है वो नॉट अप्लीकेबल होता है फॉर 2000 किलोमीटर स्क्वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय सरमन, एल आर सरमन इन 1432, ठीक है ना। तो ये पहले ही डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 में बात करें, हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रन ऑफ एंड टाइम के बीच का होता है, किसके किसके बीच का, रन ऑफ एंड टाइम के बीच का होता है। रेनफॉल एंड टाइम के बीच का, तो कॉमुलेटिव रेनफॉल विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम होता है हमारा क्या, मास कर्व। ग्राउंड वाटर एंड टाइम अलग अलग चीजें हैं, व्हाटएवर, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट रन ऑफ फाइटोग्राफेशन, ये एक बढ़िया न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ का एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो यहाँ ट्राइंगल है अपने पास जिसका पीक फ्लो 200 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, और बेस फ्लो हमारा कितना दिया हुआ है, 80 आवर्स दिया हुआ है,
ठीक है ना। तो पूछ रहा है डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा, क्या पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होने वाला है। डेप्थ ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं, तो दोनों तरफ का वॉल्यूम बराबर करने वाले हैं। तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, ट्राइंगल का वॉल्यूम कैसे निकलता है, 1/2 एरिया और मल्टीप्लाइड बाई डेप्थ से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एरिया 200 और मल्टीप्लाइड बाई 80, ठीक है ना। तो ये क्या निकलेगा अपना, एरिया को टाइम से मल्टीप्लाई करा है तो एरिया को डेप्थ से इसको वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। तो ये मीटर क्यूब में आएगा और इसको मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम में बन जाएगा। और क्योंकि आर्स में तो इसको सेकेंड में बदल देते हैं, सेकेंड में बदल दिया, अपॉन में एरिया कितना दिया हुआ है 1440 मल्टीप्लाइड बाई डेप्थ। देखो इधर भी वॉल्यूम बन गया है और इधर भी वॉल्यूम बन गया है। तो एक ही कॉन्सेप्ट वर्क करना है, अपने को वॉल्यूम बना लेना है, तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल फॉर्म हुआ था अपने पास, ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ था 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये 19th आवर में एक्चुअली आकर हुआ था। और ये 18 आवर्स, एरिया इज गिवन 1440 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो 1/2 200 मल्टीप्लाइड बाई 80 गुड़े 60 गुड़े 60 गुड़े एरिया और गुड़े डेप्थ, ठीक है ना। तो डेप्थ बराबर आ जाएगा, ये 100 से 100 कट गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो 100 और गुड़े 80, 60 गुड़े 60 बटे 1440 गुड़े 10⁴, 4 0 1 2 3 4 ख़त्म, 5 ये भी ख़त्म, कट कर देंगे तो करीब करीब 2 सेंटीमीटर की क्रॉस आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग रेन गेज इज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज कौन सा होता है, तो वो होता है साइमन रेन गेज, ठीक है ना, जिसकी डाया पूछी गई है 127 mm होती है इसकी डाया, ठीक है। और फिर हमारा ये बाकी के जो रेन गेजेस हैं वो हमारे टिपिंग टाइप रेन गेज, नेचुरल साइमन रेन गेज या टेलीमेट्रिक रेन गेज, ये सारे हमारे रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं। क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप हमारे होते हैं, ठीक है ना। अब एक्सेस डाटा की बात करूं अगर, तो क्या होता है, इन इंडिया एक्सेस डाटा की बात करूं ठीक है, तो एक्सेस डाटा की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अपने पास नॉन रिकॉर्डिंग टाइप मिल ही गया है, ठीक है। ओके, 127 mm। फिर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे 42, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल एरर हो गया है, 1 मिनट वेट करिए। अब शायद आवाज आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेन इज। चलिए क्लासीफाई कर लेते हैं। तो लाइट रेन की बात करूं, लाइट रेन होती है एक, मॉडरेट होती है, हेवी होती है, वॉयलेंट होती है। तो हेवी नहीं करेंगे, हाई करेंगे, सॉरी फॉर दैट, हाई, फिर वॉयलेंट, वॉयलेंट। तो लाइट रेन होती है अप टू 2.5 mm पर आवर, ठीक है ना। मॉडरेट जो होती है वो 2.5 mm पर आवर से लेके 7.6 mm पर आवर या 10 mm पर आवर कह सकते हैं। हेवी रेन जो होती है वो 10 mm पर आवर से लेके 50 mm पर आवर होती है, और मोर देन 50 mm पर आवर हमारी कहलाती है वॉयलेंट रेन, ठीक है ना। कलर चेंज करके बता दें, क्योंकि मुझे लाइट रेन चाहिए। तो देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ऑप्शन ए राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। 43, अ प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इज कॉल्ड। तो रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम की बात कर रहा है, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसको बोला है हमने हाइड्रोग्राफ। क्या बोलता है, हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ अलग चीज़ है और हाइटोग्राफ अलग चीज़ है। हाइड्रोग्राफ इज इन्वेंटेड बाय द शर्मन, और हाइड्रोग्राफ के थ्रू हम क्या करते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ वगैरह फाइंड आउट करते हैं।
मास कर्व, अगला ऑप्शन मास कर्व की बात करें तो ये हमारा ग्राफ होता है, ये ग्राफ प्लॉट होता है क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है ना। आइसो हाइट्स की बात करूं तो आइसो हाइट्स हमारा इक्वल डेप्थ होता है किसका, रेनफॉल का। किसका होता है, इक्वल डेप्थ ऑफ द रेनफॉल, जिसको बोलते हैं एवरेज डेप्थ, ठीक है ना। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसो हाइट्स इज अ इमेजिनरी लाइन। तो आइसो हाइट्स इमेजिनरी लाइन किसका होता है, रेनफॉल का, ठीक ठीक है ना, रेनफॉल का होता है। इसमें बाकी का ऑप्शन, ठीक है, प्रेशर, हाइट एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय द हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, एम्ब्रियोमीटर या पल्वरीमीटर यूज टू मेजर। तो एम्ब्रियोमीटर और पल्वरीमीटर जो होता है वो रेनफॉल डेप्थ को मेजर के करने के काम में आता है। व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारा वो साइकिल होता है जो हमारा पानी के सर्कुलेशन को बताता है, ठीक है ना। जैसे पहाड़ से पानी गिरा और पानी से ट्रांसपायरेशन, इवापोरेशन, फिर सी में चला गया, तो वापस से सी में गया, फिर इवापोरेट हो गया, इवापोरेट होने के बाद बादल बनाया, बादल बनाने के बाद फिर से वर्षा हुई और फिर से पानी उसी में सर्कुलेट हो गया। तो ये जो राउंड राउंड साइकिल होती रहती है ना, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो प्रोसेस ऑफ इनवर्ट ट्रांसफर द मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड, लैंड तक आ गया, लैंड के बाद फिर से सी में जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसफर द मॉइस्चर सी टू बैक टू सी अगेन, मॉइस्चर फ्रॉम सी बैक टू सी अगेन, हाँ ये एक्सपेक्टेड है, मे बी सही हो जाए, ठीक है ना। तो अभी प्रोसेस में रखते हैं। प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम स्नो मेल्ट, नो ऑफ कोर्स दैट आंसर इज रॉन्ग आंसर। प्रोसेस इन्वॉल्व सी में गया फिर से वापिस आएगा। प्रोसेस इन्वॉल्व टू ट्रांसफर द मॉइस्चर फ्रॉम द सी टू लैंड एंड बैक टू सी अगेन, ठीक है ना। तो हाँ ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। आप देखेंगे कि समुद्र से भूमि पर, फिर से भूमि से समुद्र पर नामी का हस्तांतरण जो हस्तांतरण होता रहता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर दैट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड साइमन टाइप रेन गेज हैज़ अ कलेक्टिंग एरिया, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो 127 mm का होता है, पर 12.7 सेंटीमीटर का भी होता है। आइसो नाइफ इज अ जॉइनिंग लाइन ऑफ पॉइंट हैविंग इक्वल, तो एक एवरेज हाइट, एवरेज लाइंस होती हैं जो आइसोनिफ, और आइसोनिफ के थ्रू हम क्या करते हैं, स्नोफॉल की डेप्थ को मेजर करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सन साइन के लिए आइसोहेल का यूज करते हैं, क्या करते हैं, आइसोहेल का यूज करते हैं। विंड वेलोसिटी के लिए एनेमोमीटर का यूज करते हैं, और रेनफॉल के लिए आइसो हाइट्स का यूज करते हैं। मैच कराते हैं कुछ इसको, तो आते देखते हैं कि ये हमारे टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, जो वर्षा होती है वो ये टाइप में, इस टाइप की घटना की वजह से होती है। तो कन्वेक्टिव जो होता है, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है, वो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है ना। साइक्लोनिक की बात करें तो साइक्लोनिक में प्रेशर डिफरेंस की वजह से वर्षा होती है। फ्रंटल में बात करें तो फ्रंटल हमारा जब कोल्ड और वार्म एयर मास से टकराती हैं तब होती है। और ओरोग्राफिक की बात करें तो वो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, माउंटेनियस वेरियर की वजह से होता है। इस टाइप की हवाएं जो होती हैं वो माउंटेन से जाके टकरा जाती हैं, और टकराने के बाद वहीं वर्षा हो जाती है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आंसर बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। द रेनफॉल साइकिल पीरियड फॉर इंडिया, इंडिया में कितने दिनों के लिए बनाता है। तो इससे जनरल क्वेश्चन, इट इज अ जनरल क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट टाइम पे 35 ईयर ही होता है। सो राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। सो आपने देखा कि यहाँ पे हमने कुछ वीकली टेस्ट में हमने कुछ इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे, उसको मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। और हमारे चैनल से जुड़िए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डिलीवर कर सकें। थैंक यू सो मच।